तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें डिटरमिनेंट ऑफ एप्लीकेशन सीखते हैं। तो हम लोग आज आप करेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्रेमर्स लॉ के बारे में अगर आपने सुना हो, क्रेमर्स लॉ, आज हम इसको सीखते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड डिटरमिनेंट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। हम मैट्रिक्स के तरीके से भी सॉल्व करेंगे, मैट्रिसेस का कंसेप्ट लेके। तो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन, इट इज अ मेथड टू सॉल्व किस तरह की इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई नॉन होमोजेनियस होती क्या है। बच्चों ऐसा समझ लीजिए सरल शब्दों में, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और लीनियर इक्वेशन है x और y में, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये दोनों ओरिजिन से पास हो रही है। मतलब 0,0 सेटिस्फाई कराइए, दोनों में ही आ जाए, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो फिर ये होमोजेनियस कहलाएंगे, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो ओरिजिन तो एक सॉल्यूशन होगा ही इनका। भाई आप ऐसे ही तीन लाइनें सोच लीजिए, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y प्लस 11z इक्वल टू 0। सपोज ये सिस्टम, तो ये तीन आपके पास एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन है, तो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तीन प्लेन है और तीनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ओरिजिन तो सॉल्यूशन होगा ही। सवाल ये उठेगा कि क्या ओरिजिन के अलावा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ओरिजिन तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, इनका मतलब यह है कि इनमें हमेशा एक सॉल्यूशन होता ही होता है। बाकी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर ओरिजिन से आगे भी सॉल्यूशन होंगे तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप अपना ऐसे सोचिए, अपनी किताबों में आपने बीच में अपनी कॉपी किताबों में ये 2 पेज है लेफ्ट और राइट, या आपने एक पेज अब खड़ा कर दिया, सोचिएगा ये। तो बच्चों जो ए बी लाइन है वो तीनों पेजेज में कॉमन आ रही होगी, तो ए बी लाइन का हर पॉइंट तीनों पेजेस को सेटिस्फाई करेगा, तीनों प्लेन को। तो ए से बी तक की दूरी में कितने पॉइंट्स होंगे? रियल लाइन पर तो इनफाइनाइट होते हैं और वो सभी सॉल्यूशन हो जाएंगे। हो सकता है उन्हीं में कोई ओरिजिन भी हो एक पॉइंट। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। क्या मैं समझा पाया? यस सर। होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम वो है जो सबके सब कहां से पास होते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से। अगर केवल ओरिजिन ही कॉमन पॉइंट है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक। लेकिन अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अगर कॉमन लाइन आ गई तो लाइन में तो फिर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, चाहे जितनी छोटी लाइन हो। तो फिर आप ये जो 7th 8th लेवल पे करते थे ना कि पहले एक बार y को गायब कर दो फिर x को, एलिमिनेशन मेथड, तो इस मेथड से आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, आप तो निकालोगे एक ही आएगा बस। तो आपको कुछ एडिशनल टूल चाहिए। हम मैट्रिसेज में पढ़ेंगे ये ज्यादा अच्छे तरीके से।
आज मैं ये बता रहा हूं कि मैं इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं आप वही मैंने क्या लिखा है ऊपर उसे पढ़िए। इट इज क्रैमर लॉ इज अ मेथड टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन नॉन होमोजेनियस? ये भी लीनियर थी लेकिन ये होमोजेनियस थी। तो बच्चों जो ओरिजिन से ना होके आर्बिट्ररी इधर उधर कहीं से भी जाए उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? अब मैं इसको नॉन होमोजेनियस बनाता हूं। देखो इसको 10 लिख देता हूं, इसको 20 हो गया नहीं? अभी ओरिजिन से पास हो रहा है क्या? 0 0 रखो सेटिस्फाई नहीं होगा। 0 इक्वल टू 10 आ जाएगा, दूसरे में 0 इक्वल टू 20 आ जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सरल शब्दों में कहिए कि कांस्टेंट टर्म भी आ रही हैं जिनमें, और वैसे कहें तो ओरिजिन से पास नहीं होता जो सिस्टम। एक आध लाइन हो सकती है लेकिन सभी ना हो, सभी होंगे तो होमोजेनियस हो जाएगा। तो लीनियर में होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया? क्लियर है सर। अच्छा, मैं ऐसे भी समझ सकते हो। ये देखो भाई, ये 3 इक्वेशन लिखी है मैंने, 8 को 0 ही रहने दो, 8 को 10 और 8 को 20 कर लो। अभी भी ये नॉन होमोजीनियस है, भले ही 8 ओरिजिन से पास हो रही है लेकिन सब थोड़ी हो रहे हैं। सब होंगे तो होमोजेनियस बन जाएगा। तो आज हम किस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पहले हमें ये पता लगा। हाँ सर। हाँ, तो ठीक हो गया। हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ये मेथड है क्रैमर साहब का, जिन्होंने ये काम किया है, हमें वो समझना है। ठीक हो गया। तो पहले हम ये एक्स और वाई 2 वेरिएबल के साथ सीखते हैं, फिर 3 वेरिएबल के साथ सीखेंगे। चलो हम इसको प्रूफ करेंगे, हम इसको थ्योरम के तौर पर लिखते हैं। तो वो कह क्या रहे हैं क्रैमर साहब? द solution of the system of non-homogeneous linear equations a1x plus b1y equal to c1 और a2x plus b2y equal to c2 is given by x equal to capital D1 upon D and y equal to capital D2 upon D, where अब हमें बताना पड़ेगा कि ये है D आपके पास है डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2। D1 होगा आपके पास माइनस टाइम्स b1 b2 c1 c2 और D2 होगा a1 a2 और c1 c2। प्लस माइनस प्लस जैसा ही होगा ये। आप देखिएगा प्रोवाइडेड D इज नॉन जीरो, क्योंकि D डिटर्मिनेंट, देखिए जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट उसमें D कहाँ आ रहा है? डिनोमिनेटर। यस सर। तो अगर D नॉन जीरो होना जरूरी है डिटर्मिनेंट के वैल्यू, अगर D ही जीरो आ जाए तो फिर क्या होगा, ये केसेस भी मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक साथ नहीं उलझ जाएंगे आप। तो ये कैसे हम कह रहे हैं, पहले हम इसे प्रूफ करते हैं। तो सिस्टम का सॉल्यूशन ये निकाला जा सकता है।
पहले आप देखिए डी क्या है, सीधे A1 A2 B1 B2, फिर D1 क्या है, पहला हटा दिया B1 B2 C1 C2 है लेकिन विद माइनस साइन, और फिर D2 क्या है, हाँ A1 A2 और C1 C2 बीच वाला हटा दिया। क्लियर है इतना, मतलब ये स्टेटमेंट। अब हम इसे कैसे प्रूफ हाँ करें, सर। इस पे काम करते हैं। देखिए प्रूफ, अच्छा वी हैव D इक्वल टू डिटर्मिनेंट A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो बच्चों अगर हमने ये पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे ये है, तो A1 A2 B1 B2, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ A1x A2x B1 B2, लिया जा सकता है या नहीं भाई? ऐसा समझ लीजिए पहले कॉलम से x कॉमन लेते और कट जाता, फिर d बराबर आ जाता। उल्टा सोचो पीछे को, ठीक है। अब हम क्या करें, C1 में C1 प्लस वाई टाइम्स C2 जोड़ सकते हैं। अरे भाई जितने टाइम जोड़ सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम, तो वाई टाइम भी जोड़ा जा सकता है। क्लियर है ऐसा? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा, A1x प्लस B1y A2x प्लस B2y और B1, ये ठीक है। हाँ सर। तो आप इसे क्या लिखेंगे अब, A1x प्लस B1y क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, C1 C2 B1 B2। ये आपके पास D1 है या नहीं, ये माइनस टाइम्स कर लीजिए, पहले B1 B2 फिर C1 C2। अब तो समझ में आ गया D1 था। हाँ सर। तो XD इक्वल टू D1 आया, तो X कितना आ जाएगा, D1 अपॉन D। क्या ये क्लियर हो पाया आपको, देखिए तो। हाँ सर। चलिए ऐसे ही आप दोबारा एक बार y से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे 8 से किया है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग बाद में करिएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव, जरा y d करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं बुक से उठा के लिख दे रहा हूँ, अब A1 A2 C1 C2, तो ये D2 था, तो फिर y कितना आ जाएगा, D2 अपॉन D। मतलब डिटर्मिनेंट निकालो बस, सीधे रखो आंसर। क्लियर हो पाया? हाँ सर। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 17 और 3x इक्वल टू 5 प्लस 5y इक्वल टू 6। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आपके सॉल्व आता है तो आप 7th वालों की तरह नहीं करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि अच्छा ग्रामर लॉ लगाना होगा, तभी होगा। तो आप कंपेयर करिए इसको और सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे,
comparing with a1x plus b1y plus equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2, we get a1 is your 2, b1 is your -1, c1 is your subsequent, a2 is your 3, b2 is your 5 और c2 is your 6. अब निकालो भाई, d कितना है? d क्या आया था? a1 a2 a1 b2, तो इसे रखिए a1 2 3 -1 5, तो 10 + 3 13 आ जाएगा। तो ये नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन एडजस्ट करता है। d1 कितना आया? अभी किया था, d1 क्या आया था याद है? हाँ, माइनस या c1 c2 b1 b2 ऐसे ही कर लो। c1 c2 है 17 6 b1 b2 -1 और 5 85 + 6 91 और d2 a1 a2 और c1 c2 था शायद, तो a1 a2 2 3 c1 c2 17 और 6 51 -39, hence x equal to d1 upon d। आपके पास d1 कितना है? 91 और d 13, तो 87 आ जाएगा। y है d2 upon d -39 upon 13, तो -3। तो दो वेरिएबल में कैसे सॉल्व करें, क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। चलिए ठीक है, अब 3 वेरिएबल में ले चलते हैं फिर आपको, अगर ये क्लियर हो गया तो फिर क्रैमर लॉ थ्योरम वही है। द सॉल्यूशन of the system of equations, वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास। a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। is given by x equal to d1 upon d, y equal to d2 upon d और z equal to d3 upon d, और d नॉन जीरो होगा। हाँ, where बताना पड़ेगा d मतलब क्या, डिटर्मिनेंट कौन सा बच्चों? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, वैसा ही होगा या नहीं d, जैसे पहले था लेफ्ट साइड वालों को? यस सर। d1 उसी हिसाब से सोचिएगा। d1 में हम लोग माइनस साइन कर दें, तो BCD कर लेते हैं, b1 b2 b3 c1 c2 c3, क्या भाई
D1 D2 D3, बड़ी परेशानी है यार ये अपने आप। फिर D2 क्या आएगा? D2 आप सोचिए, कोई इससे माइनस चीज और प्लस में नहीं ला सकते हम, तो इसको याद रखने में आसानी है। किताब वाले ने जैसे लिखा मैं तो वैसे लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये मुझे तरीका सही नहीं ले रहा है, ऐसे याद नहीं रहेगा। A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3 और D A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 D3। लिख तो दिया हमने, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं हुआ ना कोई। ए डी सी बी कोई साइड सिस्टमेटिक नहीं हुआ, और ए बी डी वो ठीक है चौथा तो याद कैसे रखेंगे हम इसको, क्या करना चाहिए? तो साइक्लिक ऑर्डर में हो सकता है क्या? ए बी सी डी, पहले में भाई एबीसी वाले आएंगे, ठीक है ना? हाँ सर। दूसरे में बी सी डी आएंगे, प्लस माइनस चलता रहेगा, बी सी डी आएंगे। और तीसरे में जो D2 है, ये तो परेशान करने पे आ गया यार। D2 अब आना चाहिए तो CDA आना चाहिए ना, ABC BCD CDA CDA। देखिए अगर मैं पहले तीसरे को इंटरचेंज करूं तो यहाँ C1 आ जाएगा, यहाँ D1, यहाँ A1, तो एक बार माइनस आएगा और फिर CDA, पहले तीसरी रो इंटरचेंज करा था कॉलम वाइज C1। और लास्ट में DAB होना चाहिए फिर उस हिसाब से। इसमें ठीक है D आ जाएगा और B1 ऐसे A1 ऐसे, तो माइनस आ गया। फिर एक बार और D1 तो ऐसे रख दो, इन दोनों का इंटरसेक्ट कर दो तो A1 B1 दो बार माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्लस माइनस माइनस इंटरचेंज करके किया जा सकता है। इट साइक्लिक ऑर्डर में आपको याद रख सकता है कि पहले ABC फिर BCD फिर CDA और लास्ट में DAB, ये ऑर्डर रख सकते हैं आप लोग। बात समझ में आ पा रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले कॉलम के हिसाब से देखिए ABC वाले कॉलम है या नहीं डी में, इसमें यस सर। दूसरे में BCD फिर CDA कर हाँ सकते हैं।
थोड़ा उसे उठा के भी बंद हो जाता। तो अब इसे हम कैसे प्रूफ करें, पहले प्रूफ पे आ जाते हैं हम। तो डी आपके पास लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो HD कितना होगा, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A1X A2X A3X B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है। अब आप जो C1 है उसकी जो C1 बहुत सिंपल है, Y टाइम्स C2 और Z टाइम्स C3, पता ही है जी, यही करना पड़ेगा। अगर कर देंगे तो HT क्या आ जाएगा आपके पास, सोचिए A1X प्लस B1Y प्लस C1Z A2X प्लस B2Y प्लस C2Z A3X प्लस B3Y प्लस C3Z B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये D1 D2 D3 हुआ या नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो ये D1 हो जाएगा, आप इसको कॉलम आगे पे चलो, D1 है तो D इक्वल टू D1 अपॉन D आ गया। फिर तरीका तो प्रूफ करने का बहुत आसान है, अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आ जाए क्रैमर फॉर्मूला तो कर देंगे आप। अब यस सर। ऐसे ही एक बार Y से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार Z से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर्मूले में और मेथड में कुछ नहीं है बच्चों, आपको डिटरमिनेंट निकालने हैं 4 और फिर ये X इक्वल टू D1 अपॉन D, Y D2 अपॉन D, D3 अपॉन D, बाकी कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है। अब इसमें खास बात क्या याद रखनी है, ये प्रूफ तो अब आप करेंगे, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। मैं अब क्या बताने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, वो काफी महत्वपूर्ण चीज है अब जो हम आगे करने वाले हैं। तो इसमें नोट लगाते हैं हम। अगर कभी D1 नॉन जीरो है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो सॉल्यूशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है हमारे पास इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिट सॉल्यूशन। फिर कोई दिक्कत नहीं है, हर एक एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू आ जाएगी अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो। ठीक है ना, हमने किया भी इसी के लिए। लेकिन अगर D1 जीरो आ जाए तब गड़बड़ हो जाती है जी। अब क्या करें, तब 2 केस बनेंगे। D1 जीरो आया और D2 D3 D4 थे ना, ये भी सब क्या आ गए
0। तो बच्चों इस बार में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। फिर लेकिन अगर 8 भी एटलीस्ट वन ऑफ D2, D3, D4 इज नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये ज्यादा अच्छा मैट्रिसेस समझाएंगे आपको डिटरमिनेंट के मुकाबले, लेकिन चलो ठीक है। ये एक्सेप्शन है बच्चों, अभी इतना लेवल नहीं है आप लोगों का कि इसके दोनों केसेस आप ढंग से समझ पाए, बस अभी इतना कर लें तो काफी है। अभी आपकी जिम्मेदारी है क्रैमर लॉ के क्वेश्चंस आप उठाएं और करें, क्योंकि डिटरमिनेंट ही सॉल्व करने हैं, कुछ है नहीं ज्यादा। क्लियर है इतना? यस सर। तो 6:50 पे जुड़ते हैं फिर।